जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक सबसे पहले होती है उसकी प्रिपरेशन के बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशंस हम इसकी कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ जो हमें इसकी करनी है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं या बॉईल हो जाती हैं हमारी। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एल्केन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। सपोज तेरे पास एक CH4 है, एक CH3Cl है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। इसमें CH4 एक कार्बन है, इसमें CH3Cl में भी एक कार्बन है। तो जो ये CH3Cl है हमारा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा किससे, CH4 से। सपोज सेम केस अगर मैं 2 कार्बन एटम से ले लूँ, C2H5 ले लूँ, 2 कार्बन एटम है, एक C2H6 है और एक है C2H5 और कोई भी X हेलोजन लगा हुआ है। तो जहाँ भी हेलोजन लगा होगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो जो हेलोजन वाला होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन के कंपैरिजन में। एल्केन तुझे पता ही है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो ध्यान रखना है वही है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है कि अगर हमारा एल्काइल ग्रुप सेम है या फिर डिफरेंट है। दो केसेस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं कि एक हमारा एल्काइल ग्रुप सेम है और एक हमारा एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। अगर हमारा एल्काइल ग्रुप सेम है, अगर हमारा जो एल्काइल ग्रुप कौन सा, जो ये हम RX यूज़ करते हैं, अगर हमारा ये जो ये RX है इसके अंदर ये सेम है एल्काइल ग्रुप सबके अंदर। सपोज मैंने मान लिया सबके अंदर एल्काइल ग्रुप है C2H5 सेम है, बस मेरा जो ये हेलोजन है ये चेंज हो रहा है। हेलोजन क्या हो सकता है तेरा, एक फ्लोरीन हो सकता है, एक क्लोरीन हो सकता है, एक ब्रोमीन हो सकता है और एक आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे तेरा साइज इंक्रीज होता है, किसी भी चीज़ हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा या एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। विद द इंक्रीज इन साइज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। चाहे तेरा एल्काइल ग्रुप बढ़े, एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाए। एल्काइल ग्रुप का साइज कैसे बड़ा होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे या तो तेरा साइज इंक्रीज होता जाए इसका या फिर तेरे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में साइज क्या ट्रेंड क्या होता है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का। आयोडीन से कम किसका होता है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन से कम किसका होता है, क्लोरीन का। और सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। तो आयोडीन वाला जो एल्काइल एलाइड है, अगर सेम एल्काइल ग्रुप है तो आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उससे कम ब्रोमीन वाले का, उससे कम क्लोरीन वाले का और सबसे कम फ्लोरीन वाले का। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि मैंने एल्काइल ग्रुप सेम ले रखे हैं तो सबसे ज़्यादा मैंने ये क्या लिख रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लेंगे, सबसे कम उससे सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, सबसे कम उससे ज़्यादा, उस देन फर्दर इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा हम इसको चेंज करते जाते हैं। सेम मैंने अगर एक कार्बन एटम लिया तो फ्लोरीन वाले का कम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पे हमारा साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। और वो इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं। साइज ऑफ हेलोजन के इंक्रीज होने से क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएंगे और वंडर वाल फोर्सेज के इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बस यहाँ पे तेरे से या तो डायरेक्टली ये ट्रेंड दे रखे होंगे कि ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, उसके अंदर से तुझे बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तेरे पास लिखने को आएंगे। उसमें तुझे बस यही देखना है कि अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जा रहा है तो भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है तो भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। और सब में रीजन सेम ही सा ही आएगा कि मेल्टिंग साइज इंक्रीज हो गया जिससे वांडरवाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो गए और वांडरवाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के इंक्रीज होने से हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब एक ये तो हो गया कि अगर मेरे पास एल्काइल ग्रुप सेम है। अगर मेरे पास एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, या तो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा या हमारे पास हेलोजेंस डिफरेंट हो गए। अगर हेलोजन डिफरेंट नहीं है, हमारे पास एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है मतलब कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा इन इन दिस केस
number of carbon atom increases, the melting point and boiling point will also increase because with the increase in size van der Waals forces of interaction increases. बस सेम सी ही चीज़ है हर जगह, तू किसी भी चीज़ को कहीं भी ले सकता है, ऑलमोस्ट रीजन सेम यही जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे दे रखा है इसमें देख, जैसे यहाँ पे CH3Cl है, CH3Cl के बाद तेरा CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं और जो हमारा हेलोजन है वो सेम है. यहाँ पे हर जगह हमारे पास हेलोजन क्लोराइड ही है, हमारे पास हेलोजन कोई और नहीं है. तो ये इसी तरीके से देखना है, या तो तेरे पास दो ही केसेस बनते हैं इसके अंदर, मैंने दोनों देखो बता दिए कि या तो मेरा एल्काइल ग्रुप का साइज है, इनके अंदर पिछले वाले केस के अंदर हमारे पास क्या था, हमारा एल्काइल ग्रुप का साइज सेम था, CH3CH2CH2, मतलब एक ही दो दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप था, बस जो हमारा हेलोजन था वो चेंज हो रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो भी क्या होगा, वेंडरवाल जो साइज है वो इंक्रीज होगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होंगे और हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ मिल जाएगा. और अगर हम सेम चीज़ किस केस में आएगी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है बट हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है. हेलोजन में सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, उससे बड़ा होता है क्लोरीन, उससे बड़ा होता है ब्रोमीन, उससे सबसे बड़ा होता है आयोडीन. ये तूने ट्रेंड पढ़ा ही हुआ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्रेंड हम इसी तरीके से याद करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो जाते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं. सपोज एक कंपाउंड के अंदर मेरे पास एक हेलोजन एटम है, एक के अंदर दो हेलोजन एटम है, एक के अंदर तीन हेलोजन एटम है, एक के अंदर चार हेलोजन एटम है. तो जिसके अंदर चार हेलोजन एटम है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, जिसमें तीन है उसका उससे कम, जिसमें एक है मतलब एक सबसे ज़्यादा दो वाले का, उससे ज़्यादा तीन, और सबसे ज़्यादा चार हेलोजन एटम वाले का. इस तरीके से हमें ट्रेंड देखने को मिलता है. और लेकिन ये ध्यान रखिए, ये नंबर ऑफ हेलोजन वाला भी केस तब लगेगा जब कार्बन एटम का नंबर सेम है. सपोज जैसे अब इसके अंदर मैं लिख रखा है CCl4 में सबसे ज़्यादा, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl. इसमें कितने हैं, चार हेलोजन है, इसमें तीन हेलोजन है, इसमें दो हेलोजन है, इसमें एक सबसे ज़्यादा किसका, चार वाले का, उससे कम तीन है, तो सबसे कम एक. इस जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो जाएंगे हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब यही है वान डेर वाल फोर्सेस जो मैंने अभी तक को बताया. वान डेर वाल फोर्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वान डेर वाल फोर्सेस साइज पे डिपेंड करते हैं या फिर हम कह सकते हैं सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं. वान डेर वाल फोर्सेस साइज, अभी साइज हमने देखा कि अगर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाएगा या फिर हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा तो हमारे वान डेर वाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं. तो बस यही चीज़ लिख रखी है मैंने यहाँ पे कि वान डेर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज या सरफेस एरिया के. और एक चीज़ और, सरफेस एरिया ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ब्रांचिंग के सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के. इसका मतलब क्या है, ब्रांचिंग के बढ़ने से क्या होगा, अगर एक कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग इंक्रीज होती जा रही है मतलब क्या हो रहा है, एक टर्शरी कार्बन है एक सेकेंडरी है. टर्शरी में क्या होगा, CH3C, CH3 मतलब तीन कार्बन है हेलोजन से कनेक्टेड है, इसमें क्या होगा CH3C, CH3 और यहाँ पे X लगा होगा, मतलब ब्रांचिंग कम है, कंपैरेटिवली कम कार्बन से कनेक्टेड है. तो इसके केस में जो है हमारी टर्शरी के केस में ब्रांचिंग ज़्यादा है कंपैरेटिवली. तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो गया तो मेरा सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो गया तो वान डेर वाल फोर्सेस भी कम हो जाएंगे, और वान डेर वाल फोर्सेस कम हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, सरफेस एरिया के बढ़ने से ब्रांचिंग के बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया के डिक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वान डेर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. ये क्वेश्चन जनरली आता है पेपर में, हर बार ही ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन आता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है ब्रांचिंग से, क्योंकि ब्रांचिंग के डिक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया और साइज डायरेक्टली सरफेस एरिया और साइज के डिक्रीज होने से वान डेर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, और वान डेर वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा. सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है. ये देख, इसके अंदर सबसे कम ब्रांचिंग, इस सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, इसके अंदर उससे कम है, इसके अंदर उससे कम है,
और इसके अंदर सबसे कम ब्रांचिंग है। और ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो ये जो नीचे वाला, ये जो मैंने नीचे ट्रेंड लिख रखा है ना कि ये CH3 थ्राइस Cl, इस तरीके से लिखा हुआ तेरे को मिलता है, और इसको लिखा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख रखा है ऊपर, डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका उल्टा होगा, वो तू लिख लेगा। यहाँ पे देख CH3C CH3Cl सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, यहाँ पे Cl के ऊपर ब्रांचिंग कम है। यहाँ पे जो Cl है ये तो प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है और ये भी प्राइमरी से कनेक्टेड है, बट ब्रांचिंग और भी ज़्यादा कम है। ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा तेरे को CH3CCl CH3C H2CH ClCH2, और ये इस तरीके से ये कंपाउंड या ये जो ये लिखे हुए हैं इन कंपाउंड को देख के किस तरीके से लिखे हुए हैं और तुझे इस तरीके से ये कंपाउंड लिखे हुए मिलेंगे। इस क्वेश्चन के आने के 99% चांसेस होते हैं, 99% यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि ब्रांचिंग वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग सा केस होता है। क्योंकि ब्रांचिंग के बढ़ने से क्या होगा, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो ब्रांचिंग के बढ़ने से सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया के कम होने से तेरे वांडरवाल फोर्सेस कम हो जाएंगे, और वांडरवाल फोर्सेस के कम हो जाने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अभी घट जाएगा। ठीक है, ये था तेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पहली हमारी, हमें बेसिकली 3 या 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है बस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इतना ही तेरे को ध्यान रखना है, और यही मेजरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुझे पढ़ने हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो होती है हमारी डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट थी। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जो एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड मतलब RCl और RF होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, बल्कि जबकि जो हमारे एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल आयोडाइड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, दे आर हैवियर देन वाटर। RBr और RI वाटर से हैवी होते हैं, उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, बट एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल फ्लोराइड्स की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम होता है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी होगी, आयोडीन वाले की, देन ब्रोमीन वाले की, देन क्लोरीन वाले की, उससे कम फ्लोरीन वाले की आएगी। ये सेम सा ट्रेंड है बिल्कुल डेंसिटी का, जैसा हमें किसके केस में देखने को मिला था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के केस में। अब अगला क्या है, एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। सेम वही केस जो मैंने तक को उसमें बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखियो। CCl4 CH Cl3 CH2 मतलब यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये यू में मैंने ट्रेंड इस तरीके से लिख रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में, तो ये ऐसे दे रखा है। और यहाँ पे मैंने ये इसको जनरल वे में भी लिख रखा है CH2X2 CH3X4 मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये ध्यान रखियो जब तू नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज का केस देखेगा तो जनरली तुझे सेम ही हेलोजन दे रखा होगा, अलग अलग हेलोजन नहीं देते इंक्रीज के केस में बताने के लिए। ठीक है, अब देख अगर ये तो हमारे पास एक ही हेलोजन एटम है और एल्काइल ग्रुप का साइज सेम है, मेरे जो यहाँ पे कार्बन है सबके केस में एक ही है, या तो दो एक होंगे या दो होंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर सेम हेलोजन के लिए एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है, यहाँ पर उल्टा ट्रेंड आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखियो यहाँ पे ना। इंपॉर्टेंट क्यों पड़ जाती है, क्योंकि हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट साइज के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा था, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था मेरा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा ट्रेंड आएगा, ध्यान रखियो ये बात, फिर वरना गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा, एल्काइल ग्रुप के साइज के बढ़ने से हमारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। एल्काइल ग्रुप के साइज इंक्रीज होने से मेरी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, 1 कार्बन है तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी, 2 कार्बन उससे कम, 3 कार्बन उससे कम, और अगर 4 कार्बन है तो उससे कम डेंसिटी। हेलोजन सेम होगा हमारा, हेलोजन अलग नहीं होगा, ये ध्यान रखियो।
ठीक है। इसका मतलब जैसे डिग्री सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी, CH3I की, 2 कार्बन है यहाँ, 3 कार्बन है, 1 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है। तो किसी भी तरीके से तेरे को लिखा हुआ मिल सकता है और तेरे को बस ट्रेंड निकालना होगा। जो भी तेरे को स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये पॉइंट्स अपने दिमाग में याद रख और उसके हिसाब से ट्रेंड बता दे। साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, मतलब एल्काइल ग्रुप का साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। या तो ये भी याद रख सकता है सीधा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे कंपाउंड के अंदर तो मेरी डेंसिटी घटती जाएगी। ठीक है, ये था तेरा सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि क्या थी, डेंसिटी। पहली कौन सी थी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी थी हमारी डेंसिटी। पहली थी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी थी हमारी डेंसिटी। हम दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पड़ती है, इसके अंदर से भी जनरली हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट किससे डिफाइन करता है, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2d। क्यू क्या होता है, चार्ज, क्यू क्या होता है, चार्ज, और 2d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। म्यू, क्यू हमारा चार्ज है और 2d हमारा डिस्टेंस है। ये लिख लियो, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। म्यू क्या है, चार्ज, क्यू डी क्या है, डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या ऑर्डर फॉलो करता है, ये ऑर्डर ध्यान रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑर्डर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है। क्लोरीन RCl की जो डायपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। RCl के बाद जो डायपोल मोमेंट आता है वो RF का आता है। अल्काइल क्लोराइड का सबसे ज़्यादा, देन फ्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडीन। वैसे हमारा जनरल ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बट ये हमारा जो ऑर्डर ट्रेंड है वो रिवर्स है। क्लोरीन पहले आ जाता है, फ्लोरीन बाद में चला जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर बनता है। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुझे ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट का। सबसे ज़्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये उल्टा पड़ता है थोड़ा सा फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, इसीलिए ये ऑर्डर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये जो जनरली सर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, या तो क्वेश्चन ये जो ये 2-3 क्वेश्चन अब लिखे हुए हैं इन तीनों में से एक क्वेश्चन देखो ज़रूर देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई एल्काइल क्लोराइड हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट देन एल्काइल फ्लोराइड। मतलब यही जो पहला भी मैं बोल रही थी कि एक्सेप्शनली हाई, मतलब एक्सेप्शनल तो नहीं बोल सकता, मतलब अलग है, जो रेगुलर ट्रेंड है उनके अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं वो नहीं है, दूसरा ट्रेंड है। तो एल्काइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है देन एल्काइल फ्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ तुझे देखनी है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो एल्काइल, तूने देखा है कि डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ चार्ज एंड डिस्टेंस। और जैसे क्या होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्लोरीन से, तो क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप है, अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप होता है तो जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कम बन पाती है। RF की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो उसका चार्ज वाला फैक्टर तो बढ़ गया लेकिन ये फैक्टर छोटा हो गया। और सेम चीज़ क्लोरीन के अंदर ये चीज़ डोमिनेट हो जाती है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है और चार्ज थोड़ा सा कम रह जाता है। बेसिक रीज़न यही होता है। यही क्वेश्चन आता है, बस इतना ही रीज़न लिखा है, ज़्यादा तुझे याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो डायपोल मोमेंट है वो चार्ज और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है और साइज़ होता है फ्लोरीन का वो छोटा होता है, इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी वो कम रह जाती है। इसी वजह से जो RCl है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और RF का डायपोल मोमेंट कम होता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था डायपोल मोमेंट के अंदर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन डायपोल मोमेंट में हमें देखने को मिलता है वो होता है कि RBr और RCl की नियरली सेम सी आती है। अब इसका भी सेम ही आंसर है, एक इन क्वेश्चंस के ना आंसर ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। अगर तुझे कोई नया क्वेश्चन सा दिख भी जाए जिसमें तुझे लगे कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो उसको बस ये लिख दियो कि डायपोल मोमेंट का आ जाए। तो अगर डायपोल मोमेंट से लिंक में क्वेश्चन आ जाए तो लिख दियो कि चार्ज पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इस वजह से ये रीज़न हो रहा है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए तो वान डर वाल फोर्सेस का रीज़न डाल दियो। बेसिकली यही 2-3 रीज़न बनते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है। सेम इसके अंदर भी रीज़न आएगा। इसके अंदर क्या रीज़न बनेगा अब कि वाई RBr एंड RCl हैव नियरली सेम डायपोल मोमेंट, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसका साइज ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ देन क्लोरीन।
सेम वही रीजन है, मोर बॉन्ड। और उसकी क्या है, क्लोरीन वाले केस में लेस है, डाइपोल मोमेंट Q/2d दोनों पे डिपेंड करता है। बस दोनों के अंदर सेम सा रीजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर साइज, बस इतना ही रीजन है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट एंड वाई, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट एंड अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये कौन से है, तीन है, एक CH2Cl2 है, एक CHCl3, एक CCl4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें तुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एक बार। तो इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, CH2Cl2 1 नंबर दे रखा है, CHCl3 को 2 और CCl4 को 3। तो देख इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ध्यान रखियो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये एरो जो होती है, इस तरीके की एरो बनती है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। ये वाला साइड कहाँ होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला मोर एरो का जो साइन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट के अंदर जो हमारा CHCl2 था, ये कौन सा है, CHCl2 है, ये CHCl3 है, और ये जो चौथा है ये CCl4 वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट है फर्स्ट वाले केस के अंदर, फर्स्ट वाले केस के अंदर तुझे सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों है कि तुझे फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा डाइपोल मोमेंट देखने को मिल रहा है, इसका रीज़न ये है कि जब इधर से इधर जाने पे जो इधर से इधर जाएगा, हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो इधर डाइपोल मोमेंट आएगा, इसका इधर आएगा, और कार्बन से क्लोरीन की ज़्यादा, तो इधर और इधर, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारा डाइपोल मोमेंट, तो नीचे की साइड सारा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, कोई भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं है, तो कैंसल आउट नहीं होगा डाइपोल मोमेंट। तो इस वजह से क्या होता है, जो म्यू है ≠0 आता है। और सेकंड केस CHCl3 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक का रिजल्टेंट रह जाएगा। दो बॉन्ड का अपोजिट में डाइपोल मोमेंट तो बढ़ेगा और एक का, दो बॉन्ड का कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो तीसरा केस है CCl4 का, इसके अंदर क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट है चारों बॉन्ड का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, चारों का उल्टा है, उल्टी डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे दो बॉन्ड का, इन दो बॉन्ड का कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे किसी का कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो का हो रहा है, यहाँ पे सबका हो रहा है, यहाँ पे किसी का कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बस यही रीजन मैं नीचे लिखा हुआ है कि फर्स्ट के केस में मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि दो CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, दो CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को दो CCl बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट बढ़ा रहे हैं। बट जो और केसेस के अंदर क्या हो रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है, क्योंकि एक CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट एक CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है। और तीसरे के अंदर क्या हो रहा है, तीसरे के अंदर दो CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट दो Cl बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, दो Cl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट दो Cl बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक Cl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट एक CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है। बट इसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सारे डाइपोल मोमेंट ऐड ऑन हो रहे हैं और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारा बढ़ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि दो चीज़ें हैं, अगर दो चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड की हैं, कैंसिल आउट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। एक जैसे हम रस्सा कस्सी का गेम खेलते हैं, आधे लोग एक साइड खींचते हैं, दूसरे आधे लोग दूसरी साइड खींचते हैं, तो अगर सेम स्ट्रेंथ होती है, अगर दोनों साइड 5-5 लोग हैं, दोनों सबकी पावर मतलब जो गेम में इक्वल है, तो दोनों इक्वली खड़े रहेंगे, इक्वली प्रीम पोजीशन में रहेंगे। लेकिन अगर एक साइड स्ट्रेंथ कम है, एक साइड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जो जिस साइड ज़्यादा स्ट्रेंथ है उस साइड खिंचाव चला जाएगा। बस सेम वो यही है, यहाँ पे भी यही है कि जो सेम स्ट्रेंथ के हैं अपोजिट डायरेक्शन में है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, और सेम अगर अलग अलग स्ट्रेंथ के भी हैं या सेम स्ट्रेंथ के भी, तो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो Cl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट दो Cl बॉन्ड कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे एक Cl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट एक CH बॉन्ड कैंसिल कर रहा है, बट यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट नहीं हो रही। ठीक है, ये था तेरा डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट।
अभी तक हम 3 चीज़ें पढ़ चुके। पहली क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी हमने क्या पढ़ी, डेंसिटी। तीसरी हमने क्या पढ़ी डेंसिटी। तीसरी हम पढ़ चुके डाइपोल मोमेंट। ठीक है, 3 चीज़ें हम 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके। चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें देखने को मिलती है वो होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में भी एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, अब देख डाइपोल मोमेंट है, हमारे पास 2 तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे हम, कि हमारा कोई कंपाउंड पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नहीं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नहीं तो किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। तो अब हमारा जो है, तूने देखा है कि अल्काइल फ्लोराइड्स के अंदर सबके अंदर डाइपोल मूवमेंट है, और जिस कंपाउंड के अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है, ये बात ध्यान रखियो, जिस कंपाउंड के अंदर डीएम मतलब डाइपोल मूवमेंट होता है, वो कंपाउंड किस कैटेगरी में माना जाता है कि वो हमारा एक पोलर कंपाउंड है। जिस कंपाउंड के अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा वो हमारा पोलर माना जाएगा। तो अब क्या होता है, पोलर कंपाउंड में चलते हैं, बट पोलर, और एक हमारा जो पोलर कंपाउंड है उसका नाम हमेशा ध्यान रखिए, वो क्या होता है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। वाटर भी पोलर है, एल्काइल हैलाइड्स भी पोलर है, फिर भी वो स्लाइटली सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर, मतलब स्लाइटली का मतलब थोड़ी सी सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। अब दोनों पोलर है तो अच्छे से सोल्यूबल होनी चाहिए वाटर के अंदर, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही होती है, बट हमें क्या मिलता है कि वो वाटर के अंदर तो स्लाइटली सोल्यूबल है, थोड़ी थोड़ी सोल्यूबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से सोल्यूबल मिलती है हमें। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ही जनरली जो है पूछा जाता है, इसका रीज़न ध्यान रखियो। इसका रीज़न क्या होता है कि जो नए फोर्सेस बनते हैं वाटर के अंदर, वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, किससे, जो वाटर के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसको तोड़ने से। अब वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो नए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू प्रोवाइड नहीं की जा सकती। दिस इज बिकॉज द न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। अब तुझे घोलना मतलब मिलाना किस किस चीज़ को है, एल्काइल हैलाइड और वाटर को। तो जो एल्काइल हैलाइड और वाटर होते हैं उनके जो नए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीकर होते हैं देन, किसके कंपैरिजन में वीकर होते हैं, इसलिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड को वो नहीं मिल पाती। बस इतना सही कारण होता है इसका, और यही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, आंसर इसका सेम है। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, वही स्लाइटली सोल्यूबल लिख लो चाहे इमिसिबल लिख लो, किसी भी तरीके से लिख ले, एल्काइल हैलाइड्स की सोल्यूबिलिटी का एक ही क्वेश्चन बनता है, वो यही होता है कि एल्काइल हैलाइड्स पोलर होने के बावजूद भी वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होती है, थोड़ी बहुत सोल्यूबल होती हैं, और किसके अंदर सोल्यूबल होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, वाटर के अंदर इतनी सोल्यूबल नहीं होती, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हमारी वो ज़्यादा सोल्यूबल पाई जाती हैं। उसका क्या कारण है, बस एक ही सोल्यूबिलिटी से क्वेश्चन बनता है, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन, एक वो CH2Cl2 वाला जो अभी हमने डाइपोल मूवमेंट में किया था कि CH2Cl2 CHCl3 और CCl4 इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर इनमें से किसकी हाईएस्ट हमारी डाइपोल मूवमेंट होगा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड्स पोलर है फिर भी इमिसिबल है वाटर के अंदर, या फिर इसको ऐसे लिखा होता है एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर स्टिल सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नॉट वाटर, वाटर के अंदर नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। इसका भी रीज़न सेम यही लिखा हुआ है मैंने, इसका मैंने आंसर ऊपर ही है, जो ये दिस इज बिकॉज वाला मैंने इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखियो, ये मैंने ये देख, ये वाला आंसर है इसका ऊपर जो लिखा हुआ, दिस इज बिकॉज द न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर आर वीकर, हेंस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड इज नॉट रिलीज, और एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो नहीं आएगी। ठीक है, ये थी हमारी 4th फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी थी, वो थी सॉल्युबिलिटी। एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी से एक ही क्वेश्चन बनता है जनरली, और वो यही है, और ये आता भी है। ठीक है, अब हमारा जो 5th क्वेश्चन बनता है, हमारा लास्ट जो हमारी 5th क्वेश्चन नहीं, 5th फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारी आती है यहाँ पे हमें देखनी होती है, वो होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एल्काइल हैलाइड का क्या ऑर्डर फॉलो करती है, RF की ज़्यादा होती है, देन RCl, देन RBr, देन I, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वही वो जनरल वाला ट्रेंड जो हम पढ़ते हैं हर जगह, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला वही ट्रेंड हमारे यहाँ फॉलो होता है। और इसका रीज़न क्या होता है, ये ध्यान रखियो, फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग बनाता है,
तुझे पता है कार्बन किससे बनाता है अपना बॉन्ड, 2p ऑर्बिटल से। अब जिसका साइज 2p के जितने पास होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और वो तो छोटी सी सीधी सी बात है ना, तेरी बॉन्डिंग अपनी क्लास वाले बच्चे से ज़्यादा होगी, और जो तेरे से 2 साल बड़ा होगा उससे और कम, जो तेरे से 4 साल बड़ा होगा उससे और कम, जो तेरे से 6 साल बड़ा होगा उससे सबसे कम बॉन्डिंग होगी तेरी। एक जनरल बात बता रही कि हमारी बॉन्डिंग हमारी एज वाले के साथ सबसे ज़्यादा होती है, हमारी बॉन्डिंग हमारे जैसे बंदे के साथ सबसे ज़्यादा होती है। तो 2p और 2p एक जैसे हैं तो उनकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी और उनकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। अब फ्लोरीन के ऑर्बिटल कौन सा होता है, फ्लोरीन का होता है 2p, क्लोरीन का होता है 3p, जो बॉन्ड बनाता है ब्रोमीन का होता है 4p, और इसी तरीके आयोडीन का क्या होता है 5p। तो अब सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कार्बन का फ्लोरीन के साथ, और कार्बन को हम आर से एल्काइल ग्रुप से एक्स से डिनोट करते हैं, सॉरी आर से डिनोट करते हैं फ्लोरीन। अब क्लोरीन सबसे ज़्यादा किसके साथ होगी 2p की, 2p के साथ फ्लोरीन के साथ, फिर किसके साथ होगी क्लोरीन 3p वाले के साथ, फिर 4p के साथ, फिर देन 5p के साथ। और ये किस किस के हैं, ये हमारे किस किस के हैं, ये हमारा फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ठीक है, दिस इज बिकॉज अब मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख रखा और यहाँ पे यही लिख रखा है 2p 2p की बॉन्डिंग है, ये 2p 3p, ये 2p 4p और ये 2p 5p। मैंने देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी इजी बता दिया कि जो बॉन्डिंग होती है या स्टेबल बॉन्ड बनता है, स्टेबिलिटी बॉन्डिंग उसी के साथ होती है जो हमारे जैसा होता है। हमारे जैसे वाले के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, और हमारे से जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बॉन्डिंग घटती जाती है। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है बॉन्डिंग घटती जा रही है। ठीक है, दिस इज बिकॉज अब रीजन लिख रखा है, दिस इज बिकॉज सिमिलर, दिस इज बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज बिकॉज सिमिलर साइज ऑफ द ऑर्बिटल मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इसीलिए हेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेबिलिटी पे कमेंट करो, वैसे जनरली स्टेबिलिटी का तो क्वेश्चन नहीं आता, छोटी सी बात है, बट आ भी जाए क्या भरोसा। अगर आ जाए तो क्या होता है कि सिमिलर साइज ऑफ ऑर्बिटल की वजह से ऐसा ट्रेंड आता है, और मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द बॉन्ड, सिमिलर साइज होगा ऑर्बिटल का तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ और कई बार एमसीक्यू में आ जाती है कि CCl4 को कहाँ यूज़ किया जाता है, CCl4 इज़ यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी जगह CCl4 की जगह भी लिखा सकता है, लिख लियो नाम, मैंने लिखा नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, TETRACHLORIDE, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसकी तरह यूज़ किया जाता है, एज फायर एक्सटिंग्विशर। तेरे MCQ आने 1 मार्क्स में आ सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसकी तरह यूज़ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ पायरीन। किस नेम से यूज़ होता है, पायरीन नेम से यूज़ होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, जो फायर बुझाने में जब कहीं भी आग लग जाती है, या वो रेड से जो तूने स्कूल में भी लगे हुए देखे होंगे, वो रेड कलर के जो सिलेंड्रिकल टाइप के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, वो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर को ब्रेक करने में यूज़ किए जाते हैं। और किस नेम से यूज़ किया जाता है, अंडर द नेम ऑफ पायरीन। ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ। हमें हेलो एल्केन्स की 3 चीज़ें पढ़नी थी, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन हम पहले कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने अब कर ली हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या था, हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 5 चीज़ें पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड हमने पढ़ा डेंसिटी, तीसरा हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट, चौथा हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, पांचवा हमने पढ़ा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना था किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देख लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है।